अब मैं रेसिस्टिविटी के बारे में बता रहा हूं आपको, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंबल क्या है इसका, रो का सिंबल इसके लिए यूज करते हैं। ये जो रेसिस्टिविटी है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो यूज करेंगे। I इक्वल टू क्या होता है, -NEA/VD। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये जो VD है इसको आप क्या लिख सकते हो, -E τ/m। तो ये मैंने VD की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। I इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, NE² τ/m इंटू E। और E को आप क्या लिख सकते हो, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आपने V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा रखा है और उस कंडक्टर की लेंथ अगर L है तो E को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो बताया था, E को हम लिख सकते हैं V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन तीनों में ये रिलेशन होगा, याद रखेंगे। A यहाँ पे मैं खा गया बीच में, ये लो A भी लिखेंगे साथ में, आया समझ में। अच्छा जी, अब ये I लिखा है, ये V लिखा है, तो V इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो M इंटू L डिवाइडेड बाई NE² τ इंटू A, और ये I इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। अब जैसे ओम्स लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि V इक्वल टू R इंटू I होता है। आप कंपेयर करो दोनों फॉर्मूलों को, जैसे ये V की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है इस फॉर्मूले को सॉल्व करके, और ये ओम्स लॉ मैंने लिखा है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। V की जगह कौन है, V है। करंट की जगह कौन है, करंट है। R की जगह कौन आ गया, M/NE² τ इंटू L/A। ठीक है, और R का जो फॉर्मूला है वो तो ये होता है R इक्वल टू ρL/A। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि रो की जगह तो कौन आ गया, M/NE² τ आ गया। इसका मतलब ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन लिखा, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा सॉल्व किया इसको। ठीक है, उसके बाद में हमने E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया V/L, और फिर V इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मेट बनाया। इससे हमने R की वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर R की वैल्यू अपने पास आ गई, उसको हमने R का जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, कौन सा, ρL/A, उससे कंपेयर कर लिया। तो R की जगह R है, L/A की जगह L/A है, तो रो की जगह कौन आ गया, M/NE² τ। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। इजीली इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये देख के बताओ कि ये जो रेसिस्टिविटी है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, फॉर्मूला देख के बताओ। M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोई भी कंडक्टर हो उसके लिए सब सेम होता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नेचर में, चाहे वो किसी भी कंडक्टर के अंदर हो, इंसुलेटर के अंदर हो, सेमीकंडक्टर के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें। तो M और E तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो क्या बचा, N और τ बचा। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसी का नंबर क्या है, N। उसी को N बोल रहे हैं हम लोग। अगर 50 फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, तो N की वैल्यू क्या है, 50 के बराबर है। किसी में अगर ज्यादा है तो वो जो भी नंबर आएगा वो N की वैल्यू होगी। अब बताओ कि अगर मैं N को इंक्रीज कर दूं, यहाँ पे किसी भी कंडक्टर में अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ा दूं, जैसे सिल्वर को और आयरन को कंपेयर करो, सिल्वर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में कम होते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो N की वैल्यू ज्यादा होने से रो की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर रो यानी रेसिस्टिविटी की वैल्यू अगर कम आएगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हो कि R भी कम आएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यही बात हमने पहले करी थी कि जो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, उनमें इजीली करंट फ्लो होता है। जैसे सिल्वर, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होने का रीजन समझ में आया क्या आपको, क्या है रीजन, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होने से उसकी रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जिसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगी वो है टो। और टो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। याद रखना है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर टो कम होगा तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी।
और रो अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर का, ये मैं कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज होते हैं। तो अगर आप वायर को गर्म करोगे ना, या करंट फ्लो होने से वायर गर्म हो जाएगा, करंट फ्लो होने से वायर हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस हीट से खुद ही गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे उसका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। आया समझ में? क्लियर है एकदम? तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड ये। टू वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ मैग्नीन वायर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस एंड इक्वल थिकनेस, विच वायर इज लॉन्गर। ये बोल रहा है कि हमारे पास में दो वायर हैं, एक तो किसका बना हुआ है, कॉपर का, और एक ये मैग्नीन का बना हुआ है। अच्छा, ये मैग्नीन क्या चीज होती है? तो ये एक एलॉय होता है। मैग्नीन क्या है? एक एलॉय, और इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। जो एलॉय होते हैं उनके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एलॉयज हैं, यानी कि दो तीन मेटल्स को पिघला के अगर आप मिला देते हो तो उसका रेजिस्टेंस प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो मैग्नीन है उसका रेजिस्टेंस कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, अगर आप सेम लेंथ का, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर लोगे तो, क्योंकि मैग्नीन की रेसिस्टिविटी कॉपर की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। रो फॉर मैग्नीन इज ग्रेटर देन रो फॉर कॉपर, ये वाला पॉइंट हमको याद होना चाहिए। जितने भी एलॉय होते हैं उनका रेजिस्टेंस प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है जी। तो ये बोल रहा है कि दो अलग अलग वायर्स हैं और इनका रेजिस्टेंस सेम है। अब इनका रेजिस्टेंस सेम कैसे आ रहा है? क्योंकि इनकी थिकनेस या लेंथ अलग अलग रखी होगी हमने। इसने बोला कि इनकी थिकनेस तो इक्वल है लेकिन लेंथ अलग अलग है, तो आपको बताओ कि आपको ये बताना है कि कौन से वायर की लेंथ ज्यादा होगी, विच वायर इज लॉन्गर, है ना। देखो इसने हिंट दिया है, एक क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हिंट दिया है। इसने बोला कि रेजिस्टेंस दोनों का बराबर है, कॉपर का और मैग्नीन का, ठीक है। मैग्नीन का और कॉपर का रेजिस्टेंस बराबर है। अब ये बताओ कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब ये फॉर्मूला मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं? कॉपर वाले वायर के लिए। तो मुझे कॉपर की रेसिस्टिविटी यहां पे पुट करनी है। L की वैल्यू भी कॉपर के लिए अलग होगी, तो आपको लेंथ भी अलग अलग कंसिडर करनी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, थिकनेस सेम है, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है, इक्वल टू। अब यही फॉर्मूला हम R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हम मैग्नीन के लिए भी अप्लाई करेंगे। रो फॉर मैग्नीन, L फॉर मैग्नीन डिवाइडेड बाई ए। अब ए तो दोनों साइड में कैंसिल। अब जो लेंथ ऑफ कॉपर है, लेंथ ऑफ कॉपर है और जो लेंथ ऑफ मैग्नीन है, इनका रेशियो देखते हैं क्या आता है। लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ मैग्नीन, यह आएगा रो फॉर मैग्नीन डिवाइडेड बाई रो फॉर कॉपर, ऐसा आएगा। अब आप खुद बताओ, ये जो मैग्नीन है इसकी रेसिस्टिविटी अगर ज्यादा है कॉपर की कंपैरिजन में, तो ये रेशियो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब लेंथ फॉर कॉपर और लेंथ फॉर मैग्नीन, इनका रेशियो भी 1 से बड़ा आएगा क्योंकि ये इसी के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, L फॉर कॉपर और L फॉर मैग्नीन, ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। क्यों आएगा बड़ा? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये वाला जो रेशियो है ये 1 से बड़ा है, तो ये रेशियो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। ये इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा रिलेशन? लेंथ ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन लेंथ फॉर मैग्नीन वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में? तो आपको कौन सा वायर ज्यादा लेंथ का लेना पड़ेगा? कॉपर वाला, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कम है, तो वो ज्यादा लेंथ का होगा, तब जाके उसका रेजिस्टेंस मैग्नीन वाले वायर के इक्विवेलेंट आएगा। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है।